हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। और हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कवर करने वाले हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, कि इसके क्या फीचर्स हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाते और क्या क्या इसमें मेन एलिमेंट्स रहे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी 1991 में इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें आपने 3 चीज़ों पर फोकस किया: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर 1991 से पहले की बात आप करते हैं तो पहले आप पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लिमिटेड था और जो प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता था उस पर बहुत सारे कंट्रोल्स पाए जाते थे। लेकिन बाय द टाइम ये रियलाइज़ किया गया कि पब्लिक सेक्टर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है और ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए। इसी के साथ साथ जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो डिप्लीट होते जा रहे थे और आप अपने इंपोर्ट को फाइनेंस करने में भी कैपेबल नहीं थे। ऐसे में इंडिया की जो इकनॉमी थी उसमें जो कॉन्फिडेंस था ग्लोबल लेवल पर वो भी लोग लूज़ कर रहे थे। और अब हमें ज़रूरत थी ऐसे में कि हम अपने कंट्री को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालें और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएं। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता? तभी पॉसिबल हो सकता था जब हम कुछ चीज़ें करते। किस तरह की चीज़ें करते कि पहले हमारी जो इकनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल थे हमें उनको रिमूव करके लिबरल इकनॉमी में कन्वर्ट करना था। फिर हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था और इनएफिशिएंट था, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की ज़रूरत थी। साथ ही ज़रूरत थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, आपका जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई किया जाए, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं चाहे वो फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, उन सब में कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत थी ताकि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सके, आपकी इकनॉमी में बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक नई पॉलिसी फॉर्म की जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो सारे पॉलिसी मेजर्स और चेंजेस हैं जो जुलाई 1991 से लिए गए ताकि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके और एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट किया जा सके। नई इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि जो पहले इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके बारे में हमें पता हो कि वो कैसी थी। तो मेन फीचर्स ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं जो 1991 से पहले दिखती थी। पहली चीज़ थी कि हमारी इकनॉमी शुरू से ही मिक्स्ड इकनॉमी रही है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। दूसरा, मोर इम्पॉर्टेंस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन पहले की इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस हमने पब्लिक सेक्टर को दी और ये माना गया कि पब्लिक सेक्टर अपने आप में एफिशिएंटली काम करेगा और इसी सोच के साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को इम्पोज करने की कोशिश की, बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की और पब्लिक सेक्टर पर कम्प्लीटली डेवलपमेंट का हमने जो ज़िम्मा था वो छोड़ दिया, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। फिर हमने प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन रखा। पहले की इकनॉमी में हम क्या चाहते थे कि फॉरेन जो कंपटीशन है उससे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाए रखें, इसलिए जो फॉरेन गुड्स थी उन पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई थी या उनके इंपोर्ट्स पर कोटाज की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स। हमारी इकनॉमी में शुरू से ही किस चीज़ पर फोकस रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएँ और इम्पोर्ट्स को कम से कम कर पाएँ और जितने भी इम्पोर्ट्स हैं उनको सब्सटीट्यूट कर लें। सब्सटीट्यूट कब कर सकते हैं? जब वो सारी चीज़ें आपकी कंट्री में बनने लग जाएं। तो इसके लिए सरकार क्या करती थी कि आपके एक्सपोर्टर्स को तो कंसेशन देती थी, एग्जम्पशंस देती थी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर फोकस करते हुए उन गुड्स को कंट्री में प्रोड्यूस करने की एक कोशिश जारी रही। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। अब जो फॉरेन कैपिटल है वो रिस्ट्रिक्ट करी गई ताकि ज़्यादा इन्फ्लो आपकी इकनॉमी में फॉरेन कैपिटल का ना हो सके, एफडीआई लिमिटेड रहे और उसको डिस्करेज करने का कहीं ना कहीं काम किया गया कि फॉरेन कंपनीज़ को डिस्करेज करके आप जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया में फॉरेन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी थी जो आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती थी
और इसी फिक्स एक्सचेंज रेट पर सारी फॉरेन करेंसीज़ को एक्सचेंज किया जाता था, चाहे वो इम्पोर्टर को ज़रूरत हो कि उसे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, चाहे वो आपका एक्सपोर्टर हो जो बाहर से फॉरेन करेंसीज़ में पेमेंट अर्न कर रहा है, लेकिन उस सारी करेंसी को यदि आप चेंज करेंगे तो वो कैसी रेट पर चेंज की जाती थी, फिक्स रेट पर जो आरबीआई फिक्स करता था। फिर है फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है उससे रिलेटेड पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अब गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी कैसी थी कि नए नए टैक्सेस लगाए जाते थे और जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई थे। डेफिसिट फाइनेंसिंग पाया जाता था, मतलब कि रेवेन्यू के सोर्सेस सरकार के कम थे और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। ऐसे में सरकार अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट करती थी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती थी और जो आपके एक्सटर्नल बोरोइंग्स थे उनको लिमिटेड रखा जाता था। फिर 1991 में क्योंकि हमने देखा कि हमारी इकनॉमी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, ग्लोबल इकनॉमी हमारी इकनॉमी में कॉन्फिडेंस लूज़ करती जा रही थी, हम जिस पब्लिक सेक्टर पर फोकस कर रहे थे वो उस पब्लिक सेक्टर का बुरा हाल था और लॉस मेकिंग यूनिट्स ज़्यादा थी। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की या नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की। तो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की गई जिसके कुछ फीचर्स रहे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया गया। क्या ज़रूरत थी इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की को लाने की या नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की? पहली चीज़ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई था और वो लगातार बढ़ता जा रहा था और इस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लोन लेने पड़ते थे और जो लोन लेते हैं उन पर भी फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट का गवर्नमेंट पर बोझ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि इस फिजिकल डेफिसिट से छुटकारा पाया जाए और आपके इस फिजिकल डेफिसिट से छुटकारा पाए जाने के लिए हमें एक नए तरह की अप्रोच की ज़रूरत थी। दूसरा था इंक्रीज इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जाता था गुड्स को एक्सपोर्ट कर कर, और दूसरा कहाँ से आता था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे वो अपनी कंट्री में जो भेजते थे वहाँ से इनफ्लो होता था। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था ये हमको कम अवेलेबल हो पाता था, बल्कि बदले में हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे उसके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी फॉरेन करेंसीज़ के रूप में। तो फॉरेन करेंसीज़ आती कम थी, जाती ज़्यादा थी, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम राइज करती थी और डेफिसिट देखने को मिलता था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और 1980s 81 से वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ते जा रहे थे, इनको टैकल करने के लिए भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत महसूस की गई। गल्फ क्राइसिस। गल्फ 1991 में गल्फ क्राइसिस देखने को मिला जिसमें खाड़ी देशों ने लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, और क्योंकि हमारी इकनॉमी पेट्रोल के इंपोर्ट पर बहुत हैविली डिपेंडेंट है, तो पेट्रोल के इंपोर्ट के लिए हमें ह्यूज पेमेंट करनी पड़ती थी, जिससे हमारा ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गल्फ कंट्रीज़ में चला जाता है, और जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्सन हो जाती है। फॉल हो गया था किस चीज़ में? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। हमें पता है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लगातार जो है फेस कर रहे थे, और जो इस सिचुएशन के कारण आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार डिप्लीट होता जा रहा था, और ऐसी नौबत आ गई थी कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उससे वो 2 वीक्स का हार्डली इम्पोर्ट का पेमेंट कर सकता था, यदि आप 1990s और 91 की बात करते हैं। तो ऐसे में कंट्री के गोल्ड को बल्कि गवर्नमेंट को देना पड़ता इंस्टीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए। राइज इन प्राइस लगातार देखने को मिल रहा था, इंडिया में लगातार प्राइसेस राइज होते जा रहे थे, और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो 10% तक की रेट इन्फ्लेशन की देखने को मिली। हालांकि बहुत एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकनॉमी शुरू से रही है और मानसून भी बहुत अच्छा हुआ, फसल भी बहुत अच्छी हुई, फिर भी प्राइसेस जो हैं फूड ग्रेन्स के भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इन बढ़ते हुए प्राइसेस
से इकोनॉमिक पोजीशन फर्दर हमारी जो थी वो ख़राब हो रही थी। तो सरकार ने रियलाइज़ किया कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 1951 में यदि आप बात करते हैं तो आपके यहाँ पर 5 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, लेकिन 1991 की बात करें तो ये बढ़कर 246 तक हो गए थे। और ये जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे इनमें पब्लिक फंड बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे और इनकी जो फंक्शनिंग थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इनएफिशिएंटली ये सेक्टर्स काम कर रहे थे और लगातार लॉसेस में जाते जा रहे थे, जिससे हमारे पब्लिक फंड्स भी वेस्ट हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में नई इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत लगातार महसूस की गई। अब ये मेन डिविजन्स की बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत महसूस की गई, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? 2 तरीके की पॉलिसीज़ आएंगी आपकी, एक स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़, दूसरी स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो उन बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत थी कि आप स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अपनाएं, जिसके लिए आपने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दोनों का सहारा आप लेते हैं। दूसरी तरफ ज़रूरत हमें किस चीज़ की थी? स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ की, क्योंकि हमारी सप्लाई साइड कमज़ोर थी, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन को इन्हांस करने के लिए हमें ज़रूरत थी कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसमें चेंजेस लाएं। बेसिक स्ट्रक्चर में आपके सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाती है आपकी, फॉरेन ट्रेड भी आ जाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने 3 चीज़ों पर फिर फर्दर फोकस किया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है कि मेन फीचर्स रिफॉर्म्स के या मेन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी बात करें तो क्या क्या इसके अंतर्गत आया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ही आप बात करते हैं कि आपने फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स किए या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स किए। लेकिन ये एक चीज़ बात थी जो वो फिक्स थी, निश्चित थी कि स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी यदि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और उसे आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित करना चाहते थे।